आज हम करेंगे पाठ गलता लोहा। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो, जो इस पाठ को लिखा है शेखर जोशी जी ने, शेखर जोशी जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, इस पूरे पाठ में जातिगत भेदभाव के बारे में वर्णन है। मतलब पहले के जमाने में लोग इस तरह से किया करते थे कि कहीं छोटी जाति वाले बड़ी जाति वालों को छू ना दें, बस इस बात का बहुत भेदभाव रखा जाता था। यहां तक कि कोई भी व्यवहार भी नहीं रखा जाता था, कोई इंसानियत का रिश्ता नहीं रखा जाता था, कुछ नहीं। मतलब छोटी जाति अलग कैटेगरी और बड़ी जाति अलग कैटेगरी, ये इतना भेदभाव, इतने अलग रहते थे कि जैसे इनकी दुनिया अलग हो और उनकी दुनिया अलग हो। तो इस तरह से व्यवहार रखा जाता था। तो ये स्थिति थी कभी, आज भी ये स्थिति है, लेकिन आज थोड़ी कम है। लेकिन पहले के जमाने में ये स्थिति बहुत ज्यादा थी। ब्राह्मण जो टोला होता था, ब्राह्मण टोला माने ब्राह्मण का समूह, ब्राह्मण की जाति, वो सबसे ऊंची मानी जाती थी। और जो बाकी जातियां या कुछ ऐसी जातियां भी थी जो नीची जाति या नीच जाति मानी जाती थी, उनके आपस में व्यवहार किस तरह से होता था, नहीं होता था, इस बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन यहां ये जो जातिगत भेदभाव दिखाया गया है, इसको एक कहानी के माध्यम से समझाया गया कि ये गलत है। वो कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं, नाम है एक का मोहन, दूसरे का नाम है धनराम। मोहन ब्राह्मण जाति का है, धनराम लोहार जाति का है। एक तरह से आपको दूसरे शब्दों में कहूं तो उस समय में मोहन ब्राह्मण जाति का होने का मतलब ऊंची जाति का, और धनराम लोहार जाति होने का मतलब ये छोटी जाति के हैं। तो अब स्थिति यह है कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही कक्षा में हैं, लेकिन मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, धनराम थोड़ा फिसड्डी है, मतलब उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता या कम पढ़ता है वो। ये स्थिति है इन दोनों की। अब मोहन और धनराम जिस स्कूल में जा रहे हैं, अपने ही गांव का एक स्कूल है उनके, तो वो स्कूल 5वीं तक है। उससे ऊपर की पढ़ाई करनी है तो आपको साथ वाले गांव में जाना पड़ेगा या दूर जाना पड़ेगा। तो मोहन और धनराम की स्थिति यह है कि धनराम तो 3rd क्लास में ही पढ़ाई छोड़ गया, उसको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता, पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी और अपने पिता के ही काम में वो हाथ बटाने लगा। यानी लोहार है वो, तो लोहे का काम करते हैं। दूसरी तरफ जो मोहन है वो अच्छा पढ़ रहा है, 5वीं तक उसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, लेकिन अब वो 6th क्लास में किसी पास के गांव में जा रहा है। वहां स्थिति ये है कि पास का गांव नहीं, वैसे है तो दूर, लेकिन दूर हो या पास, लेकिन बीच में एक नदी पड़ती है जिसको पार करके उसको रोज जाना पड़ता है। एक बार तो स्थिति ये हो गई कि वो एक जो नदी है वो पार कर रहा था, तो बहुत तेज गति से पानी का बहुत ज्यादा समूह, पानी की लहर वो उस तक आ पहुंची और वो मरते मरते या बहते बहते बच गया। स्थिति ये हुई कि वो जो मोहन है वो जैसे तैसे घर पहुंचा। अब ये बात उसके पिता यानी वंशीधर को पता चलती है। वंशीधर को पता चली तो वो बहुत चिंतित हुए, स्थिति बहुत गंभीर हो गई कि अब इसकी पढ़ाई करवानी है तो कैसे करवाई जाए। उस टाइम एक उनका ही रिश्तेदार, नाम है रमेश, वो आ जाता है वंशीधर के घर में, यानी अपने ही रिश्तेदार के घर में आ जाता है। उसकी आवभगत की जाती है, सेवा की जाती है। लेकिन जब वो बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो वंशीधर ने ये सारी बातें बताई। रमेश ने एक ऑफर दिया, ऑफर का मतलब एक बात कही कि क्यों ना मोहन मेरे साथ चले शहर। मतलब रमेश शहर का रहने वाला है, लखनऊ का, तो मेरे साथ लखनऊ इसको भेज दीजिए, वहां मैं इसकी पढ़ाई करवा दूंगा। अब मोहन चला जाता है रमेश के साथ, क्योंकि वंशीधर को तो ये बहुत अच्छा लगा ऑफर या ये जो बात थी वो। अब रमेश के साथ मोहन जाता है, वहां मोहन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, मतलब उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। वहां क्या होता है उसके साथ, ये बात पढ़ेंगे हम पाठ में ही, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना समझा है, उसको अब हम यहां देख लेते हैं। देखो, अब लाइन बाय लाइन देखो। मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अब शिल्पकार टोला कौन सा होता है? शिल्पकार का मतलब होता है जो हाथ का काम जानते हैं, यानी यहां पर लोहार की बात हो रही है। लोहार हाथ का काम करते हैं, तो वो शिल्पकार टोला कहा है। टोला मतलब समूह। तो शिल्पकार जो टोला है उनकी ओर मुड़ गए। किसके पैर? मोहन के। ये जो पहले के 2 पैराग्राफ्स है ना, इनको समझने के लिए 2 लाइन और मुझसे सुनो पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। हुआ यह है कि धनराम और मोहन जो दोनों दोस्त ही हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो मोहन और धनराम एक ही गांव के रहने वाले दोनों दोस्त, जो स्कूल लाइफ में अपनी कहानी शुरू करते हैं याद करते हुए कि हम बचपन में कैसे पढ़ते थे। वो सारी बातें अब हम पढ़ेंगे, लेकिन 2 पैराग्राफ के बाद, अभी नहीं। पहले 2 पैराग्राफ में ये बता रखा है उनकी जो कहानी है, मतलब वो जब स्कूल
पास आउट हो गए हैं या जितना उनकी जिंदगी थी वो जी लिए, युवावस्था आ गई है। बचपन की जिंदगी तो वो जी ली, लेकिन अब युवावस्था आ गई है। युवावस्था में मोहन अपने गांव आया हुआ है, मतलब वो कहीं बाहर रहता था लेकिन अब वो गांव आ गया है वापिस। अब मोहन जब आया घर पर तो उसने देखा एक दराती। दराती क्या होती है? घास काटने का औजार होता है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, जिसको हसुआ भी कह देते हैं। तो वो हसुआ लेकर एक लोहार के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि घास काटूंगा कैसे, क्योंकि इसमें तो धार ही नहीं है, इसमें पहले धार लगवानी पड़ेगी। तो वो लोहार की जो दुकान है, जो दुकान धनराम की ही है, यानी उसके बचपन का दोस्त, उसकी दुकान पर वो जाता है। वहां पर एक्चुअल में स्थिति ये होती है कि ये ब्राह्मण टोले का है और ब्राह्मण टोले के लोग इस छोटी जाति के लोग, जो उस समय कहा करते थे कि ये छोटी जाति है, छोटी जाति के लोगों के पास जाया नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जाना पड़े तो वहां बैठते नहीं थे बिल्कुल भी, बस दूर से ही काम करवा लिया, जितना भी काम करवाना था, उसके बाद वापस आ जाते थे। लेकिन मोहन के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं थी कि ये छोटी जाति का है। वो इसकी दुकान पर जाता है धार लगवाने के लिए और आराम से बैठता है। और जब वो आराम से बैठता है तो वो एक बात छेड़ देता है अपने बचपन की। तब वो दोनों ही, कौन कौन? धनराम और मोहन, जो बड़े हो चुके हैं, वो दोनों ही अब बचपन की दुनिया में लौट जाते हैं। मतलब वो पुरानी बातें याद करने लग जाते हैं। और वो पुरानी बातें कौन कौन सी थी वो हम पढ़ेंगे 2 पैराग्राफ के बाद। तो ये 2 पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि वो मोहन धनराम के पास जा रहा है, वहां धार लगवाने के लिए जाता है, वहां बैठ जाता है। आपस में क्या बातचीत हो रही है वो सारी बातें हम पहले 2 पैराग्राफ में पढ़ेंगे, फिर कहानी शुरू हो जाएगी। देखिए, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार टोला मतलब एक लोहार जाति का टोला, या यूं कह लो कि छोटी जाति का टोला कह सकते हो, या हाथ का काम करने वाले का समूह कह सकते हो, जो लोहार ही है यहां पर। तो उसकी ओर मुड़ गए क्योंकि उसको धार लगवानी थी। उसके मन में के किसी कोने में शायद धनराम लोहार, धनराम जो लोहार है उसके आफर होता है एक तरह की दुकान, किस तरह की? जहां लोहार यानी लोहे का काम किया जा रहा है। तो लोहार के दुकान की वह अनुगूंज यानी वो प्रतिध्वनि, क्योंकि लोहार जब काम करते हैं तो वो ठक 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 की आवाज करते रहते हैं। तो वो जो आवाज थी वो उसके कानों में रोज पड़ रही थी। किसके? मोहन के कानों में। तो उसके जो अब पैर हैं वो अचानक उस ओर मुड़ गए जहां पर धनराम लोहार की दुकान है, जिसकी ध्वनि, जिसकी प्रतिध्वनि वो रोज सुन रहा था, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई क्या होता है? निहाई एक लोहे को रखकर पीटा जाने वाला स्थान। ये क्या होता है? दरअसल एक लोहा होता है बहुत बड़ा। लोहार का काम क्या है? लोहे को पीटना। तो वो किसके ऊपर रख के पीटते हैं? एक लोहे के ऊपर ही रखकर पीटते हैं। वो जो लोहा होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसके ऊपर रख के वो पीटा जाता है। तो वो जो बड़ा सा लोहा है जो नीचे ही रखा रहता है हमेशा ही लोहार की दुकान पे, उसको कहते हैं निहाई, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। तो धनराम भी उसी निहाई पर गरम गरम लोहे को पीट रहा था, धप धप की आवाज कर रहा था। तो वही लिखा हुआ देखो, निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती हुई चोट से उठता ठनकता स्वर, मतलब ये आवाजें आ रही हैं। निशाना साधने से पहले क्या करता है लोहार? खाली निहाई पर ऐसे ऐसे करता है, मतलब लोहे की आवाज करता है या हथौड़े को वैसे ही पीटता है। उसके ऊपर गर्म लोहे पर नहीं मारता, वो एक तरह का निशाना साध रहा होता है कि कैसे मुझे मारना है। तो उस के बारे में लिखा हुआ है कि निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था, वो अब वहां पहुंच गया है। आगे क्या हुआ? लंबे बेंत वाले हसुए, लंबे बेंत वाले यानी लंबा जो हत्ता होता है उसके हसुआ, वो वैसा ही हसुआ मतलब वही जो दराती कह लो, उसको घास काटने का औजार कह सकते हो, को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे पर उगाई, खेतों के किनारों पर जब घास उगाती है तो उसको काटना पड़ता है, नहीं तो फसल खराब कर देती है। तो किनारे पर उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर, जो अब बूढ़े हो चुके हैं, कौन? वंशीधर कौन? मोहन के पिता। अब उनके बूते मतलब हिम्मत, शक्ति, अब उनके बूते का अब ये सब काम नहीं रह गया है। कौन सा? घास काटना या खेतों में जो फसल है उसकी देखभाल करना, ये अब उनके बूते का नहीं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। यही क्या, मतलब ये तो क्या, खेतों का काम ही क्या, बल्कि जन्म भर जिस पुरोताही उसके पिता का काम है, क्या? वो ब्राह्मण है, तो वो एक पूजा पाठ करवाना ये उनका काम है। तो लोगों के घरों में जैसे जैसे वो कोई बुलाते हैं तो उनके घरों में पूजा पाठ करना, शिव की पूजा करना, किसी और देवताओं की पूजा करना, इस तरह का काम वो करवाते हैं और उसके बदले में उनको थोड़ी दक्षिणा मिल जाती है, कुछ पैसा मिल जाता है, और वही वो पूरी जिंदगी भर करते रहे हैं। खेतों में काम तो करते ही हैं, साथ साथ उनका ये काम भी है। तो अब वो जो खेतों का काम है वो तो क्या, बल्कि
उन्होंने जो जीवन भर जिनसे पेट पाला है, यानी वो दक्षिणा के बल पे, यानी उन पुरोहिताई यानी पंडिताई का काम जो करते हैं, वो काम भी अब उनके बस का नहीं रहा। मतलब खेतों वाला काम भी और पुरोहिताई वाला यानी पंडिताई वाला काम भी, तो ये काम अब उनके काम का नहीं रहा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, वो कर नहीं पाते। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोताही यानी पुजारी का काम, पुरोताही के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहां कर पाते हैं, मतलब जैसे पहले करते थे। यजमान लोग, यजमान कौन होते हैं, जो पूजा करवाते हैं, उनको कहते हैं यजमान। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं कि अब ये बूढ़े हो चुके हैं, इनसे इतना काम हो तो नहीं पा रहा, लेकिन बुला लेते हैं, क्योंकि अगर इनको नहीं बुलाएंगे तो ये खाएंगे क्या। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ था कि उनके संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम या व्रत उपवास झेल नहीं पाता, अब वो ये काम कर नहीं पाते। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से उन्होंने, अब आगे की लाइन में जो पढ़ रहा हूं उसको पहले सुन लो। दरअसल पिता के बस की नहीं है अब ना तो खेतों में काम करना, ना ही पूजा पाठ करवा पाना, तो अब ये काम हो नहीं पा रहा, इसीलिए वह अपने बेटे को एक इशारा करता है, इनडायरेक्टली कुछ कहता है कि मेरे बस की नहीं है, अब ये काम तुम संभालो। लेकिन मोहन ये बात समझकर भी, मतलब वो इनडायरेक्टली कहते हैं, लेकिन वो समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मोहन इस बात में कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका इस काम में मन नहीं लगता, क्योंकि वो इस काम में के लिए बना ही नहीं है। वो कुछ और करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। अब वो क्या कहानी है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल जो मैंने अभी समझाया वो पढ़ते हैं। देखो, सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, क्या कहा, यानी उनके पिता ने, कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। रुद्री पाठ यानी शिव की आराधना करनी थी। अब मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब मुझसे हो नहीं पा रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है, अब मेरे बस की नहीं है 2 मील की सीधी चढ़ाई करके वहां पर पूजा पाठ करवाना। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, मैं मना भी नहीं कर पाया, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। तो अब ये बात कहने का मतलब ये था कि मोहन तू अब ये काम संभाल, मेरे बस की नहीं है। लेकिन मोहन क्या करता है, मोहन सब कुछ समझ जाता है, लेकिन वो अब ये नहीं कहता कि हां मैं कर दिया करूंगा। बच्चों अब आगे पढ़ूंगा मैं, लेकिन लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखते हैं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। देखो, मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान करना, मतलब ऐसे पूजा पाठ करना कर पाने का न तो उसे अभ्यास है और न वैसी गति, यानी एक्सपीरियंस नहीं है एक तरह से, ये बात कहने वाला। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, अनुत्तरित यानी बिना उत्तर के रह गई, वो उसने जवाब ही नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह से कुंद हो चुकी। कुंद मतलब कम धार हो जाना, कुंद हो गई थी। धनराम अपने भाई, अब वो चल पड़ा। धनराम दुकान पर क्या कर रहा है वो आगे बता रहा है। देखो, धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ, धोकनी क्या होते हैं, एक लोहे की नली होती है, जैसे आग को भड़काना है, ज्यादा तेज करनी है तो उसमें फूंक मारकर आग को तेज किया जाता है, पहले के ऐसा ही होता था। तो धनराम, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी यानी वो लोहे की नली को फूंकता हुआ दाएं हाथ से यानी दूसरे हाथ से भट्टी को गर्म करते हुए लोहे को उलट पलट रहा था, क्योंकि लोहा गर्म करेगा तो ही तो लोहा को आकार दे पाएगा, जो भी वैसा जैसा भी चाहता है वो। तो उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा। अब कनिस्तर क्या होता है, एक पीपा टाइप होता है, जिसको पीपा भी कह देते हैं या कनिस्तर भी कह देते हैं, जिसमें तेल आता है, आप जैसा चित्र में भी देख रहे हैं, इसको कनिस्तर कहते हैं। तो कनिस्तर के ऊपर बैठ गया और उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। अब मोहन एक बचपन की बात को छेड़ देता है, यानी बचपन की बात याद दिलाते हुए कहता है कि आप कि धनराम तुझे मास्टर जी याद है, मास्टर त्रिलोक सिंह नाम था उनका, वो बहुत सख्त थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब वो जब स्कूल में एंटर करते थे ऐसा लगता था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो, इतना ही शांति भरा माहौल हो जाता था, इतने डरते थे बच्चे। और उससे पहले यानी जब मास्टर जी नहीं आते थे तब तक तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा रखा होता था स्कूल वालों ने। तो स्कूल वालों ने मतलब स्कूल वाले बच्चों ने। तो ऐसा ही कुछ अब हम यहां पढ़ेंगे कि मोहन अब बचपन की बात छेड़ देता है, कहता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा, मतलब धनराम से वो ये बात पूछ रहा है। तो अब वे दोनों बचपन की दुनिया में लौट आए थे, अब वो बचपन की दुनिया में खो गए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी, धनराम मतलब खुश हो गया था क्योंकि बचपन की बातें चल पड़ी। वह बोला, मां साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। मां साहब मतलब मास्टर साहब, और मास्टर साहब का नाम था मास्टर त्रिलोक सिंह। आदमी थे लल्ला, लल्ला मतलब यहां पर वो मोहन को कह रहा है, अभी पिछले साल ही तो गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था।
था। ये बात धनराम बोलने लगा। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। अब वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं। पुरानी बातों में क्या वो याद कर रहे हैं वो अब आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि वो बचपन में उनके साथ क्या हुआ था। दरअसल अब वो स्कूल में है, खूब शरारत कर रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो मास्टर हैं त्रिलोक सिंह, वो अभी घर से चले हैं, लेकिन एक दुकान पर रुकते हैं। वो हर रोज रुकते हैं, लगभग हर रोज। वो दुकान है गोपाल सिंह की, वहां पर वो हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, अर्थात हुक्का पीते हैं। हुक्का पीकर ही वो स्कूल में एंटर होते हैं। उसके बाद तो अब वो एंटर होते हैं तो वो जितने भी बच्चे जो शरारत कर रहे थे, धमा चौकड़ी मचा रहे थे, वो अब बिल्कुल शांत हो जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं जैसे सांप सूंघ गया हो। यही बात अब हम पढ़ेंगे। देखिए, गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते, बांज का पेड़ एक पेड़ का नाम है, बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती, मतलब पता है उनको कि प्रार्थना हो गई होती तो मुझे वहां तक सुनाई देती। कहां तक? गोपाल सिंह की दुकान पर। तो लेकिन उन्होंने सुनाई नहीं दी, इसका मतलब प्रार्थना हुई नहीं है, वो समझ जाते हैं। तो यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद यानी समूह में जो वो बोलते हैं, गाते हैं, उनका स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं और फिर वही कड़कदार आवाज, क्या कि मोहन नहीं आया आज? इस तरह से वो पूछते हैं। दरअसल मोहन उनका चहेता स्टूडेंट था। चहेता क्यों था? दरअसल वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसीलिए भी। तो यही बात वो अब आगे लिखी हुई देखो। मोहन उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान यानी पुजारी खानदान का, यानी ब्राह्मण जाति का कह सकते हो। पुरोहित खानदान का कुशाग्र यानी बहुत तेज बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में भी बेजोड़ था। गायन यानी उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए, इस तरह की प्रार्थना यानी प्रेयर वो गाता था। का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। आगे क्या हुआ? आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि त्रिलोक सिंह मोहन को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। किस तरह की? कि आज नहीं तो कल ये हमारे स्कूल का, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ। देखिए, मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलना ही था, क्योंकि पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को, जिससे वो सवाल नहीं निकल रहा था, उसको दंड देने का भार मोहन पर ही डाल देते कि तू ही इसको सजा दे। मतलब चाहे वो उठक बैठक करवा, चाहे डंडे लगा, थप्पड़ लगा, तेरे ऊपर है। इस तरह से वो मोहन के ऊपर छोड़ देते। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत से लड़के मोहन के हाथों सजा पा चुके हैं। उनमें से एक है धनराम, जो है लोहार जाति का। तो लोहार जाति का धनराम काफी पढ़ने लिखने में कमजोर, मतलब बहुत पिटता था वो अपने टीचर से, इवन मोहन से भी उसने कई बार अपने कान खिंचवाए हैं। तो जो एक प्रतिद्वंदी का एक वो होता है ना, भाव होता है, प्रतिद्वंदी मतलब एक कंपटीटर का, वो धनराम के मन में नहीं था। ऐसा उसके मन में बिल्कुल भी नहीं था, ये बड़ी जाति का है, ये मैं छोटी जाति का हूं। वो छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, अच्छा पढ़ता है, उसको कोई मतलब नहीं था, उसके मन में ही ऐसा नहीं था। तो यही बात अब हम पढ़ने वाले। देखिए, पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक। ये कौन कह रहा है? ये टीचर कह रहे हैं। कौन? त्रिलोक सिंह। लेकिन किसको? मोहन को। किसको करने के लिए कह रहे हैं? मोहन उस फिसड्डी बालक से 10 उठक बैठक लगवाए, ये बात आदेश देते हैं टीचर। वे आदेश दे देते हैं। धनराम भी उन्होंने एक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली यानी साथ पढ़ने वाले, साथ रहने वाला मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे। बैंत मतलब डंडे, और कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी, मतलब मोहन के प्रति अगर थोड़ी बहुत ईर्ष्या थी भी, पर रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर भाव रखता था। स्नेह भी था, आदर भाव भी था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही उसके मन में बैठा दिया गया था, क्या? कि तू छोटी जाति का है और वो यानी मोहन बड़ी जाति का है। यही बात लिखी हुई है कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी समझा ही नहीं। प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था कि ये इसका अधिकार ही है, क्योंकि ये बड़ी जाति का है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना भी कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा या ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह के सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखता था। मतलब धनराम के मन में ऐसे कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं इसको प्रतिद्वंदी समझूं, क्योंकि एक तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, दूसरा ऊंची जाति का भी है, तो वो जो प्रतिद्वंदी की भावना है वो सब खत्म ही हो जाती थी। आगे देखिए, अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि एक बार धनराम को 13 का पारा टीचर ने याद करने के लिए दे दिया।
अब उसके मन में क्या था, उसका मोटा दिमाग था या कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अगले दिन तक भी उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। मतलब काफी टाइम उसने 13 का पहाड़ा याद किया लेकिन हो नहीं पाया। अब स्कूल की छुट्टी होने के समय पर टीचर ने धनराम से उस पहाड़े को सुनाने के लिए कहा। अब धनराम एक दो टेबल तक यानी एक दो तक उसने ठीक सुनाए, लेकिन तीसरी चौथी सीढ़ी तक आते आते वो फिसल गया। अब उसको लगा एक जोर से डंडा, डंडा था छोटा सा पतला सा, वो टूट गया। टूटने के बाद मास्टर त्रिलोक सिंह का एक नियम था, क्या कि डंडा जो भी खाएगा उसी को लाना भी पड़ेगा। और उसको यह बात भी ध्यान रखनी है कि मास्टर त्रिलोक सिंह संतुष्ट हो जाए डंडे से। ऐसा ना हो कि वो पतला सा ले आए कि हमें मार कम पड़ेगी, पतला सा ले आए तो उसको और डबल मार पड़ेगी। इसीलिए उसको डंडा ऐसा लाना है छांट कर जो त्रिलोक सिंह यानी मास्टर के संतुष्टि के लिए हो, या यूं कह लो कि मास्टर संतुष्ट हो जाए यानी अच्छा खासा मोटा हो। वो ध्यान रखना भी उसके लिए जरूरी है। तो धनराम जाता है, एक मोटा सा डंडा छांट कर ले आता है। अब आगे क्या हुआ, आगे ये होता है कि उसको कितनी कोशिश करने के बाद भी उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। मास्टर त्रिलोक सिंह ने क्या किया, उसको अपने जो मास्टर त्रिलोक सिंह के पास एक दरातियां थी वही घास काटने वाली, वो उसको पकड़ा देते हैं कि तू ये ले जा और इसके ऊपर धार लगवा लाना, बस तेरे से नहीं होने वाला, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, क्योंकि तू लोहे का काम करता है तो लोहा इतना आसानी से पिघलता तो है नहीं, तो लोहा भरा हुआ है तेरे दिमाग में, ये कहां इसमें विद्या का ताप लगेगा और तेरा दिमाग पिघलेगा, या दिमाग में जो भरा हुआ है लोहा वो पिघल कर दूसरा आकार लेगा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसा वो कुछ कह देते हैं और उसको वो दरातियां देकर, वो हसुआ देकर भेज देते हैं। अब आगे क्या हुआ वो तो हम आगे ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ा जितना सुना वो पढ़ लेते हैं। देखो, और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर मजदूर, अब ये धनराम का इंट्रोडक्शन चल रहा है इस पैराग्राफ में कि धनराम है कौन। वह गांव के दूसरे खेतीहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे, मतलब पढ़ाई की बात हो रही है, वो तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, यानी तीसरी क्लास। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना। तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह से याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, यानी याद नहीं हो पा रहा था। अब उसने सुनाना शुरू किया, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 24 बोलते ही यानी गलत बोलते ही सट्टाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर, पिंडली होती है झांगे, जांगों पर मां साहब ने लगाई। मां साहब का मतलब मास्टर साहब ने, और वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूं। ऐसा कहकर उसे भेज दिया। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा यानी वो खुद अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता, टहनी का नहीं वो डंडे का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। मतलब वो मोटा ही डंडा लेकर आता था। बच्चों, धनराम किस जाति का है अभी अभी तो बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। आगे क्या हुआ, धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरा दिन घोटा लगाने पर भी यानी रट्टा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मां साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने के लिए कहा तो तीसरी सीढ़ी तक तो पहुंचते पहुंचते वह फिर से लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग नहीं किया, यानी डंडे का उपयोग नहीं किया, मारा नहीं उसे, बल्कि जबान की चाबुक लगा दी। जबान की चाबुक यानी जबान से कुछ कड़वे वचन कह दिए। क्या कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां से लगेगा इसमें। मतलब तेरा दिमाग में लोहा है, वो पिघलेगा नहीं इतनी आसानी से, विद्या के ताप से तो बिल्कुल नहीं। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाकर लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी। मतलब किताबों की विद्या के ताप वो लगवा पाए कौन, पिता, यानी उसकी फीस भर पाए, इसकी सामर्थ्य उसके पिता में नहीं थी। वो गरीब परिवार से था और पढ़ता भी नहीं था, तो दोनों ही कारण कह सकते हो। तो पिता के बूते की बात नहीं थी कि वो उसको आगे पढ़ाए, तो उसने तीसरी में ही उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और अपने दुकान पर ही उसको काम सिखाने लगा। और काम जब वो सिखाता था, यानी उसके पिता का नाम था धनराम के गंगाराम यानी अपने बच्चे धनराम को जब लोहार का काम सिखाता था तो बहुत स्ट्रिक्टली सिखाता था। मतलब जैसे मास्टर त्रिलोक सिंह कुछ भी ना आने पर, कुछ ना सुनाने पर उसको डंडा लगाते थे, उसके पिता उससे भी 2 कदम आगे थे, यानी मास्टर साहब से 2 कदम आगे। कैसे, वो तो डंडे को से मारते थे, लेकिन उसके पिता तो जो भी हाथ में आ जाए वहीं पर पीट देते थे। क्यों, क्योंकि वो काम अच्छे से नहीं कर रहा होता था, इस वजह से। ऐसा ही कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकना, उसको वही जो अभी मैंने बताया था नली, और या सान लगाना यानी खुरदरी चीज को चिकना बनाना होता है जब लोहे के, तो उसके कामों में उलझाना शुरू कर दिया।
और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर, हथौड़ा यानी छोटा हथौड़ा, और घन, घन माने बड़ा हथौड़ा एक तरह का, तो धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। धीरे धीरे मतलब काम सिखा रहा है वो। फर्क सिर्फ इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैच चुनने के लिए छूट दे देते थे, वहां गंगाराम यानी उसके पिता इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी भी गलती होने पर छड़, बैत, हत्ता जो भी हाथ लग जाए उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, यानी गंगाराम की मृत्यु हो जाती धनराम के पिता की। अब धनराम के हाथों में आ गई वो दुकान, अब वो धनराम ही उस दुकान को चला रहा है। और कब गांव वाले गंगाराम की दुकान को धनराम की दुकान कहने लग गए, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब अचानक ही ये सब काम हो गए, मतलब अपने आप ही होते चले गए, बिना प्रयास के। ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं किया उसने, तो अचानक चल बसे। तो धनराम ने सहज भाव से उसकी उनकी विरासत संभाल ली, विरासत यानी वही दुकान। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम की ऑफर कहने लगे। द ऑफर मतलब दुकान। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी स्कूल यानी 5वीं तक की कक्षा तो उसने पार कर ली, किसने? मोहन ने। अब छठी के लिए यानी छठी कक्षा में उसे जाना है, तो वो कहां जाए? तो वो एक गांव है जहां पर उसे जाना पड़ता था। वंशीधर को यानी पिता को एक चिंता तो थी कि इतनी दूर वो जाता है आता है, वो भी पैदल, क्योंकि उस टाइम पर साधन सुधन नहीं हुआ करते थे। तो उसके पिता को चिंता तो थी, पर वो करे क्या? उन्हें लग रहा था कि पढ़ने में अच्छा है तो हमारी जो गरीबी है वो ये मिटा देगा बड़ा होकर, क्योंकि अब तक दान दक्षिणा पर उनका जो गुजर बसर चल रहा था तो इतना कुछ था नहीं, साधन संपन्न थे नहीं वो। तो वो एक उम्मीद लगाए हुए थे पिता, तो वो वहां पर यानी गांव में भेजते हैं पढ़ने के लिए उसे। अब स्थिति वहां इतनी गंभीर है, गंभीर ये थी कि रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि उनको उसके साथ एक दिक्कत हो गई थी, तो पिता को अब और ज्यादा चिंता हो गई कि अब मैं इसका कैसे आगे की पढ़ाई करवा पाऊं। तो यही बात अब हम पढ़ने वाले। देखिए, प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप प्राप्त कर, त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को, त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी कौन सी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे याद है कि कौन सी भविष्यवाणी उसने की थी। तो भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था, यानी कुछ हद तक तो सिद्ध कर ही दिया था। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले कौन? वंशीधर। वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया, यानी उसके पिता का हौसला बढ़ गया, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। स्वप्न यानी उम्मीद थी एक। पीढ़ियों से चले आए पैतृक धंधे मतलब पिता का धंधा, यानी वही पूजा पाठ करवाना, ये पुरोहिताही का काम करना, वो पैतृक धंधा था उनका। तो ये पीढ़ियों से चला आ रहा था, तो पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि इतना पैसा था नहीं इस काम में। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट ही भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्र मिटा दे, दरिद्र यानी गरीबी मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता, मतलब इच्छा कर ली तो हो जाएगा ऐसा कुछ जरूरी तो है नहीं। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। मतलब चढ़ाई तो थी, लेकिन वर्षा के दिन भी होंगे, नदी भी पड़ रही है, ये सारी चीजें दिक्कतें ही थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं, मतलब जब वो थका मांदा घर आ रहा है तो पिता क्या कर रहा है? पिता उसको मोटिवेशन दे रहा है। मोटिवेशन के लिए क्या करता है? पुरानी कथाएं सुनाता है, और जो विद्या में यानी पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं उनके उदाहरण देते हैं। कौन? एक पिता, उनको मोटिवेट करने के लिए। किसको? मोहन के लिए, ताकि ये हार ना माने। तो ऐसा ही कुछ। थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्याव्यसनी यानी पढ़ाई में रुचि रखने वाले बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते, मोटिवेशन देते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने क्या किया? नदी पार के गांव में ही यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। मतलब वहीं पर ही किसी जान पहचान के घर में ही उसको रुकवा दिया कि मोहन अब थोड़े दिन आपके पास रह जाएगा, पढ़ाई हो जाएगी इस बहाने। उन्होंने भी स्वीकार किया, ठीक है रह जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन अब छुट्टियां तो होती हैं ना, जैसे शनिवार इतवार की या फिर कोई और तरह की छुट्टियां आ जाए, तो इन छुट्टियों में वो घर वापस आता था। आना ही था क्योंकि उसको पिता से भी तो मिलना है। तो इन छुट्टियों में जब वो घर आ रहा था तब वो जो घटना घटी, नदी में अचानक पानी तेज गति से बहने लगा और वो मरते मरते बचा, ये वाली घटना अब होगी, देखना। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान जो पूजा पाठी करवाते थे उनके घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर यानी नदी का पानी कम होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था यानी कम ही था, तो मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियार यानी घास काटने वालों के साथ नदी पार करके घर आ रहा था।
तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। मतलब दूसरी तरफ वर्षा आ रही थी जिसके कारण नदी का बहाव बहुत तेज हो गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंगाड़ आए, मतलब नदी की धारा में जो झाड़ियां होती हैं, वो गंद कह सकते हो, कूड़ा करकट कह सकते हो, वो अचानक आने लगा। तो पहले तो झाड़ झंगाड़ आए और बाद में पात पतेल आने लगे। पात पतेल यानी पत्तों का ढेर आने लगा, आना शुरू हुआ। तो अनुभवी घसियार जो घास काटने वाले थे वो तो अनुभवी थे, तो वो तो तेज गति से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। कोशिश की भी और पार हो गए, लेकिन किनारे पहुंचते ना पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। मटमैले पानी का रेला, रेला मतलब वो प्रवाह, अचानक उन पर आ भी पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार से सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके, किसी भी प्रकार वो सकुशल पहुंच गए, मतलब कुछ बुरी घटना नहीं हो पाई। अब स्थिति हुई कि इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए कि ऐसे तो आज तो बच गया, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक, बिरादरी का ही एक संपन्न परिवार था, संपन्न परिवार यानी अमीर घराने का, अमीर घर का एक संपन्न परिवार का जो बिरादरी का ही था, बिरादरी यानी उनके ही रिश्तेदार का ही रिश्तेदारी था। तो वो युवक जिसका नाम था रमेश, उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की कि मुझे तो इसकी चिंता लगी रहती है। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई, मतलब सहानुभूति तो दी ही, किसने? रमेश ने सहानुभूति तो जतलाई, बल्कि उन्हें एक सुझाव भी दिया, क्या कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई अंतर नहीं आएगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख भी सकेगा। बड़ा शहर है, अच्छी खासी पढ़ाई भी होगी उसकी, अच्छे स्कूल में जाएगा। यह बात कहकर मोहन को वो अपने साथ ले जाते हैं। वंशीधर के लिए तो ये भगवान के रूप में आ गए, यही बात लिखी हुई है आगे भी। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो, क्योंकि वो तो चाहते ही थे ऐसा कुछ हो जाए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा, मतलब इमोशनल हो गए थे। भरे गले से वे केवल इतना कह पाए कि बिरादरी का यही तो सहारा होता है। बच्चों, पात पतेल का मतलब अभी बताया था, जस्ट अभी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि वहां जब वो पहुंच गया, कहां? लखनऊ, तो वहां स्थिति कुछ और थी। रमेश एक तरह से झूठ बोलकर वहां लेके गया, यानी वो कह रहा था कि मैं एक अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने एक छोटे मोटे स्कूल में, बहुत मतलब सामान्य स्कूल था, वहां पर उसका दाखिला करवा दिया, और बल्कि उसको स्कूल भी कम ही भेजता था। क्यों? क्योंकि घर के कामों में उसे उलझाना था, घर के काम करवाता था वो उससे, मोहन से। और सिर्फ रमेश ही नहीं, रमेश के घर वाले तो करवाते ही थे, साथ में आस पड़ोस के जो घर वाले थे, या घर के भाभियां, चाचियां, ये जो लोग थे घर के आस पड़ोस में, वो भी इनसे ही काम करवाते थे। किससे? मोहन से। अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वो जो बच्चा पढ़ाई में इतना तेज था, कुशाग्र था, वो अब पढ़ाई के लिए वक्त नहीं दे पा रहा, बस घर के कामों में उलझ गया है। पढ़ाई हो रही है, थोड़ी बहुत हो पा रही है, इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही। तो अब वो जो विशेष बच्चा था वो अब सामान्य होकर रह गया, खास बच्चा सामान्य होकर रह गया। यही बात अब हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे, देखते जाइए। छुट्टियां शेष होने पर रमेश, छुट्टियां शेष होने यानी छुट्टियां उसकी खत्म हो गई, अब रमेश वापस लौटा तो मां बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा यानी घबराया घबराया सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा, क्योंकि वो अपने पिता से दूर हो रहा है, तो थोड़ी घबराहट तो उसे होनी ही थी। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, नया जीवन। घर की दोनों महिलाओं, घर में जो 2 महिलाएं थी, उन महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को तो दे आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह की आवाजें उससे सुनाई देती थी। औसत दफ्तरी वाले बड़े बाबू, यानी जो रमेश था, उसकी जो पोस्ट थी वो था औसत दफ्तरी, औसत यानी एवरेज दफ्तर वाले बड़े बाबू कह सकते हो, वो उस तरह के एक पद पर था। तो वो जो रमेश है, वो मोहन को अपना रिश्तेदार भी नहीं बताता। वो अपने ऑफिस वालों को ये नहीं कहता कि मेरा रिश्तेदार है, वो कहता है घर का नौकर ही है, ऐसा वो बताता है अपने ऑफिस वालों को। यही बात लिखी हुई है कि औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना उसके सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। मोहन अब धीरे धीरे समझ गया है कि मुझे यहां लाया क्यों गया है। थोड़ी बहुत हीला हवाली यानी धोखाधड़ी से करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा ही दिया।
मतलब अभी तक तो नाम भी नहीं लिखवाया था, जैसे तैसे थोड़ा धोखाधड़ी करी करी, यानी एक तरह का कुछ गलत सलत जैसा भी उसने तरीका अपनाया, उसने अपना स्कूल में नाम लिखवा ही लिया। लेकिन एकदम से नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। मतलब जिस गांव में उसकी कुछ पहचान थी, अब वो दूसरी जगह पर आने पर अब वो कोई पहचान नहीं बना पाया। क्यों? कारण आप समझ गए हैं। उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर चलता रहा। लीक माने परंपरा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता। वरना मतलब अगर कोई रमेश के घर के परिवार में या रमेश खुद कभी गांव जा रहा होता था, तब वो मोहन को गर्मियों की छुट्टियों में ले जाता था, कभी कभी साल में, वो भी एक आध बार। लेकिन कई बार तो वो कोई काम भी नहीं होता था गांव में वापस आने का। तो रमेश क्या कहता था कि ये एक काम करते हैं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, इसको अगली क्लास के लिए तैयारी के लिए वक्त निकालने का मौका मिल गया है, तो ये जो गर्मियों की छुट्टियां ये मौका ही है, तो तू यहीं रहकर तैयारी कर। इस तरह से एक बहाना बनाकर उसको वहीं रोक लिया जाता था। तो क्या कहा कि गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना तो उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उस शहर में ही गुजार देना पड़ता था, उसे जाने ही नहीं दिया जाता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था, क्योंकि वो चला जाएगा तो असुविधा होगी घर के कामों में। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। क्यों चारा नहीं था? दरअसल मोहन अपने परिवार में अपने पिता से ये बात क्यों नहीं कहता था? वो इसीलिए नहीं कहता था कि मैं अपने पिता को ये बात कहूंगा कि मुझे वहां पढ़ाई का मौका नहीं मिलता तो पिता दुखी हो जाएंगे और मेरे लिए चिंता करेंगे। अपने पिता को चिंता न देने के लिए ही उसने अपने पिता को सच्चाई बताई ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ देखो, घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। वो उनको तो पता ही नहीं था सच्चाई, तो वो सुनहरे भविष्य के सपने देखे जा रहे थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा लड़का, मेरा बच्चा बहुत बड़ा अफसर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार, यानी 8वीं तक तो उसकी जैसे तैसे पढ़ाई करवा दी गई, स्कूल भेज दिया गया, लेकिन अब उसको पता लगा कि रमेश का जो परिवार है वो अब 9वीं कक्षा में पढ़ाई नहीं करवाना चाहता, आगे की पढ़ाई नहीं करवाना चाहता। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे घूम रहे हैं बीए एमए कर करके, जो जिनको नौकरी मिल तो रही नहीं, तो तुम पढ़ लोगे तो क्या फायदा होगा। तो ऐसा एक बहाना बनाकर उसकी पढ़ाई करवाना ही नहीं चाह रहे थे वो। यही कुछ लिखा हुआ देखो। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में ही नहीं है। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि लाखों हजारों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले, हाथ का कोई काम सीख ले तो उससे कुछ तो फायदा होगा। ये नौकरी के चक्कर में रहोगे तो कोई फायदा भी नहीं हो रहा। तो रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। तकनीकी स्कूल मतलब जहां हाथ का काम सिखाया जाता है, ऐसी जगह पर उसे भर्ती करा दिया गया। अब वो हाथ का काम सीखता है। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाजों में व्यस्त रहता। स्कूल को देखकर स्कूल मत समझना, पढ़ाई वाला स्कूल नहीं, ये हाथ का काम सिखाने वाला, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया। 1.5-2 वर्ष और बीत गए। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में चक्कर लगाने लगा। यानी इतनी उम्र हो गई कि 16, 17, 18 वर्ष। उसके बाद वो अपने नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। बेचारा इतना कारगर, इतना तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बच्चा था, उसकी जिंदगी इस तरह से खत्म हो गई। एक तरह से देखो आगे क्या हुआ। आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि अब जो दूसरी तरफ पिता है, जो एक उम्मीद लगाए हुए है कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, उससे कोई भी गांव का आदमी पूछता है कि मोहन का क्या हाल चाल है, तो वो यही बताते हैं कि वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा है, आज नहीं तो कल उसकी नियुक्ति हो जाएगी, बहुत बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। ये बात वो बताते हैं। ऐसा उन्होंने पूरे गांव में बतला रखा है। लेकिन जब उनको एक टाइम के बाद सच्चाई पता लगती है तो उनके जो सपने होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। अब जब कोई गांव वाला उनसे पूछता है कि मोहन का क्या हाल है, बताते तो वो भी यही है अभी भी कि बहुत बड़ा अफसर बनेगा, आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बात अब हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए, वंशीधर से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत मतलब बात प्रसंग बताने लगते कि, और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ, न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपनी स्वप्न भंग यानी स्वप्न टूटने की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए।
धनराम ने एक दिन क्या किया, वो भी तो बड़ा ही हो गया। तो धनराम ने एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। क्या पूछा कि मोहन ठीक है, क्या कर रहा है आजकल, वगैरह वगैरह। घास का एक तिनका तोड़कर, किसने, पिता ने घास का एक तिनका तोड़ा और दांत खोदते हुए उन्होंने बताया, क्या बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर बड़े पद पर पहुंच जाएगा। इस तरह का झूठ बोल दिया। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। धनराम को पूरा यकीन था कि मास्टर साहब ने भविष्यवाणी की थी, और वो पूरा यकीन उसे हो गया था जब उसके पिता ने यह बात बताई कि वो बहुत जल्दी बड़ा अफसर बन जाएगा। तो वो बात उसको याद आ जाती है, ऐसा होना ही था, उसने सोचा। किसने, धनराम ने। दांतों के बीच तिनका दबाकर, अब पिता क्या कर रहे हैं, पिता उसके सामने खड़े हैं, लेकिन वो तिनका दबाकर दांतों के बीच वो वहीं से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा देर क्या टूकेंगे, उनको उनका जो मन थोड़ी है वहां पर रुकने का, क्योंकि वो झूठ बोल गए हैं। तो अब वो जो झूठ है, उस भाषण जो दे गए, वो झूठा भाषण किसको, धनराम को, उसका आरोप ना लगे, वो पकड़े ना जाए इस चीज को लेकर कि मैंने झूठ बोल दिया, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। यही बात लिखी है क्या, कि दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण यानी झूठा भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द क्या, कि धनराम ने एक शब्द कहे थे क्या, मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये बात धनराम ने कही थी जब उन्होंने ये बात कही ना कि सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है, तब धनराम ने ये बात कही थी कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे यानी दुखी करते रहे। किसको, उनके पिता को, कि उसने ऐसी बात कह दी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आगे देखिए, अब आगे के जो सीन में बात चल रही है, आगे के जो पैराग्राफ में बात चल रही है, वो अगला सीन है क्या, कि जो वो बातें कर रहे हैं, मैंने पहले दो पैराग्राफ में आपको पढ़ के बताया था कि वो जो बातें कर रहे थे, बातें करते करते वो बचपन की दुनिया में लौट आते हैं। अब वो वापस आ जाते हैं, मतलब बचपन की ढेर सारी बातें की उन्होंने, लेकिन अब वो जो धार लगाने आए हुए थे मोहन, वो लग चुकी है। धनराम ने बातों बातों में उसकी धार लगा भी दी, लगाकर ठंडा भी कर दिया। अब वो धनराम ये बात कह रहे हैं कि अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे थे, किसी के हाथ इसको भिजवा देते, मैं लगा देता और भिजवा देता, तुम आए हो, तकलीफ हुई है। तो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं धनराम। अब वो जो धार लग रही थी वो लग चुकी, मोहन को वो दे दिया गया, वो जो हसुआ था, वो जो दराती थी, वो दे दी गई, लेकिन फिर भी मोहन वहीं पर ही बैठा रहा। धनराम को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि लोहार जाति के जो, या यूं कह सकते हो कि छोटी जाति या शिल्पकार टोले में बैठना, ये ब्राह्मण टोले के लिए अपमानजनक बातें थी, लेकिन अब तो कोई काम भी नहीं है, फिर भी वो बैठा है। तो ये बात सोचकर धनराम को थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उसको पता है कि मोहन के मन में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समाज के लोग ऐसा सोचते हैं। तो वो वहीं बैठा हुआ है। धनराम थोड़ा संकुचित हो रहा है, लेकिन धनराम अब आगे के काम करने लग जाता है। आगे क्या कर रहा है, वो एक लोहे की छड़ है जिसको उसको गोलाई देनी है, बिल्कुल गोल करना है, लेकिन बहुत बार प्रयास करने पर भी वो गोल नहीं हो पा रही, बिल्कुल सर्कल नहीं हो पा रहा वो छड़, वो जो लोहा है। अब वो बहुत कोशिश कर रहा है, अब कैसे वो गोल होता है, लेकिन कैसे होता है वो अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है आगे। देखो, त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बैत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी, यानी जो उसको तेज करना था वो कर दिए। गर्म लोहे को हवा में ठंडे होने में काफी समय लग गया था, ठंडा भी तो करना होता है, गरम गरम थोड़ी उसके हाथ में दे देंगे। धनराम ने उसे वापस बैत पहनाकर, यानी बैत मतलब वो डंडा, वो हत्ता, वो लकड़ी का हत्ता कह सकते हो, बैत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। भूल चूक कैसी, वो आगे लिखा हुआ है। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता, मतलब मेरी गलती हुई है एक तरह की। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे वह उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही न रही हो। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना भी पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। यह भी मर्यादा नहीं थी लोहार जाति के लोगों को कि वो ब्राह्मण टोले को यह भी कह दे कि बैठ जाओ, ये भी एक तरह का अपमान करना ही होता था उनका। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। मतलब वो जो मान्यताएं थी कि ब्राह्मण टोले के जो लोग हैं वो शिव का टोले में नहीं बैठते, ऐसी मान्यताओं के बारे में मोहन को नहीं पता, ऐसा नहीं था, उसको सब पता था, लेकिन फिर भी वो बैठा रहा। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से, इसके मोहन के व्यवहार से असमंजस में पड़ा था। असमंजस यानी कंफ्यूज था वो कि ये क्यों बैठा है, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। बच्चों,
धनराम को कौन सा पहाड़ा याद करने के लिए दिया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे अब तक भी याद रख पाए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगले पैराग्राफ में भी वही छड़ के बारे में बात हो रही है। जो जो लोहा है उसको वो गोलाई में देने की कोशिश कर रहा है धनराम। क्या होता है, लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी, संडसी मतलब होता है चिमटा टाइप होता है जो लोहारों के हाथ में होता है, पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण, निहाई आपको पता है ना, जो जिसके ऊपर लोहा रख के मारा जाता है, जो मैंने चित्र दिखाया था शुरू में, अब भी देख लो, इसको कहते हैं निहाई। तो इसके ऊपर ठीक घाट का सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मतलब वो जैसा चाह रहा था वैसा हो नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्यागा और उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। मतलब उसने लोहे को पकड़ लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर, हथौड़ा दूसरे हाथ में ले लिया और नपी तुली हथौड़े की चोट मारी। बिल्कुल परफेक्ट चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले के रूप में दे डाला। मतलब ये क्या हुआ, जब धनराम से ये काम नहीं हो पा रहा था तो मोहन उठा और उससे वो छड़ ली और वो जो गरम करनी थी वैसा ही गरम किया, हथौड़े को चोट मारी, जैसे कर कुरा के थोड़े टाइम में ही उसको बिल्कुल परफेक्ट गोल कर दिया, सर्कल बना दिया। और फिर देखने लगा कौन, मोहन, कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। हालांकि उसको पता है कि ये बिल्कुल गोल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो देख रहा है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी। तो वो ऐसा कर रहा है। वो अगले पैराग्राफ में इन 2 लाइन में हम पढ़ेंगे। देखो, मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि आकस्मिक माने अचानक, धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन, ये देखो ये रहा, ये है वो जो छड़ है वो गोलाई में देना, ये धनराम है, ये मोहन है। अब वो मोहन इसको गोल कर रहा है। आगे क्या हुआ कि कारीगरी पर उतना अब ये जो बात लिखी हुई है वो ये कि धनराम बहुत हैरान हो रहा है। इस बात पर हैरान नहीं कि उसने इस काम को कर कैसे दिया, उसको गोलाई दे कैसे दी, इस बात पर हैरान नहीं, बल्कि इस बात पर कि ये ब्राह्मण टोले का है और शिल्पकार टोले में बैठने के साथ साथ मेरे काम में भी हाथ बटा लिया इसने और काम करके दिखा दिया। तो इस बात पे ज्यादा हैरानी हुई उसको। तो यही बात लिखी हुई कि कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान का एक युवक का इस तरह से काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। कौन? धनराम देखने लगा कि क्या हो गया। अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि धनराम जो कि बहुत असमंजस में है, कंफ्यूज हो रहा है, संकुचित है, इस स्थिति के साथ साथ दूसरी ओर मोहन अपनी जो गोलाई है, उसने जो छड़ को गोल कर दिया, जो बिना गलती की गोल हो गई है, मतलब अब उसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल गोल है, उसको बस निहार रहा है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। और इस बात को देकर, मतलब वो जो छड़ है उस धनराम को देता है और देते हुए इस तरह से देखता है कि देखो ये मैंने काम कर दिखाया। और उस टाइम मोहन की आंखों में एक चमक थी। कैसी चमक? सर्जक की चमक। सर्जक क्या होता है? देखो यहां लिखा हुआ है, सर्जक माना कुछ नया बनाने वाला, करने वाला। सर्जक एक तरह से इंग्लिश में आप इसको कहोगे क्रिएटिव पर्सन। तो एक क्रिएटिव पर्सन की चमक थी उसके अंदर, जो वो देख रहा था कि मैंने ये काम कर दिखाया। तो ये जो क्रिएटिव पर्सन था ना, यानी मोहन, उसके मन में जातिगत भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। इस तरह से अगर काम किए जाएं तो काफी अच्छे निकल कर आते हैं। सिर्फ जातिगत भेदभाव देखकर कि ये इस जाति का, ये उस जाति का, ऊंची जाति, नीची जाति, इसमें काम अच्छे नहीं होते। यही बात लिखी हुई है। देखो, धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे की छल्ले की त्रुटिहीन, त्रुटिहीन का मतलब होता है जो बिना गलती के, गोलाई को जांच रहा था। उसमें गलती तो थी नहीं। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि मैंने ये काम कर दिखाया। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी, मतलब कोई स्पर्धा नहीं थी कि तू छोटी जाति का है, और न किसी प्रकार का हार जीत का भाव था कि ये मैंने कर दिखाया। ऐसा भाव भी नहीं था कि तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा भाव भी नहीं था। तो एक सर्जक की चमक लिए हुए मोहन बड़ा खुश हो रहा था। तो एक तरह से ये पूरा पाठ जातिगत हीनता के बारे में था कि पहले के लोग कितनी जातिगत हीनता रखते थे। पहले के लोग मतलब लेखक भी उसी टाइम का है, तो उस टाइम के जो लोग थे उनके ऊपर ये पूरा पाठ आधारित था जिसको आज हमने पढ़ा। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पाठ खत्म हो गया? जी नहीं, इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो करने हैं। लेकिन ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी कहां? मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिलेगा सबसे ऊपर, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये तीनों चीजें आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाएंगी, एक ही जगह पर। तो ये जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखते हैं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझ लिया है। और अगर आप अच्छे से समझ चुके तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? आपके ऑप्शन: ए तलवार, बी हंसुआ, सी डंडा, सी डी लाठी। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी हंसुआ। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन: खेतीबाड़ी, अध्यापन, शिल्पकारी या पुरोहिताई। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी पुरोहिताई। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: धनुराम के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन: गोपाल सिंह, वंशीधर, त्रिलोक सिंह या गंगाराम। ध्यान से जवाब देना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी गंगाराम। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: रमेश किस नगर में नौकरी करता था? आपके ऑप्शन: बनारस, झांसी, कानपुर या लखनऊ। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी लखनऊ। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।